जय हिंद एवरीवन। आप सभी का हमारे साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये जो वैकेंसी है ये सागर संभाग, रीवा संभाग और इसके अलावा दो और संभाग पर निकली है, जिसके बारे में मैं आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना होगा, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं एग्जाम से रिलेटेड, मतलब इसके जो कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे शॉर्टलिस्ट होंगे, एग्जाम नहीं होगा, मतलब इसमें जो आपका मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन होना है, इन सब पर मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को सभी तक शेयर करके पहुंचाइएगा जिससे सब तक ये जानकारी पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके कौन से विभाग में कौन से पद निकले हैं और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कैसे आवेदन करना होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एक करके सभी संभाग के बारे में बात करता हूं। तो जो पहला संभाग है वो है ग्वालियर। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत देखिए, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो जिस संभाग में जहां पर रहता है, मतलब उसका निवास जहां पर है, वो वहीं से ही अप्लाई कर पाएगा, मतलब वो वहीं से ही आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्वालियर संभाग के किसी जिले में है तो वो दूसरे संभाग के उस जिले से अप्लाई कर पाएगा, ऐसा नहीं है। जो जिस संभाग के जिस जिले पर रह रहा है, जिस जिले का निवासी है, केवल वो वहीं से ही आवेदन कर सकता है। और ये ऑफलाइन फॉर्म है जहां आपको ऑफलाइन सबमिट करना होता है, जिसके माध्यम से आपको कुरियर जो होता है आपको करना होगा स्पीड पोस्ट, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ऑफिस पर भी जाकर जमा करा सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्वालियर संभाग से। तो ग्वालियर संभाग का ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इस पोस्ट के लिए ये भर्ती निकली है। अब यहां पर आप दे सकते हैं कि जो ग्वालियर का जो जिला है, ठीक है, शिवपुरी जिला है, गुना है, अशोकनगर है, ये सभी जिलों में पोस्ट निकली है। अब कितनी पोस्ट है, जैसे यहां पर बताया गया है एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना शहरी क्रमांक 1 में कितने पद हैं, फिर उसके बाद शहरी क्रमांक 2 में, 3 में, इस तरह से यहाँ पर सारी चीज दी गई है कि मुरार में कितनी है, डबरा में है, गिर्द में, भीरतवारी, जो अलग अलग क्षेत्र हैं पूरे विकास खंड तहसील के अकॉर्डिंगली पूरे यहाँ पर बताए गए। ठीक है, तो ये चीज आप डिटेल्स में देख लीजिएगा। आपको जो फॉर्म मिलेगा, ठीक है, उस अगर आपको फॉर्म प्राप्त करना है तो फॉर्म प्राप्त करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर में आपको जिस भी संभाग का आपको फॉर्म चाहिए उस संभाग से रिलेटेड आपको वहां पर व्हाट्सएप करना होगा, तो वहां पर आपको फॉर्म उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि ये तो हो गई अप्लाई करने की। तो आपका सीट कितनी है, तो टोटल यहां पर 269 सीट है। ठीक है, 269 पोस्ट पर ये वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि 269 कितने, ग्वालियर संभाग में। लास्ट डेट क्या है तो देखिए 2 मार्च 2022, 2 मार्च तक आपको ये डेट है। 2 मार्च तक आपके जो फॉर्म है, आपका जो पूरा डेटा है वो पहुंच जाना चाहिए इस ऑफिस में। ठीक है, तो अब इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि क्या आपका क्राइटेरिया रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एलिजिबिलिटी 3 तरह का है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 तरह की पोस्ट है, एक आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो उसके हिसाब से यहाँ पर 5वीं क्लास, 10वीं क्लास और 12वीं क्लास ये योग्यता होनी चाहिए आपकी। तो अगर आपने ये आवेदन, अगर आपकी ये योग्यता है तो आप आवेदन कर पाएंगे। जो एज लिमिट है, जो उम्र का क्राइटेरिया, वो 18 साल कम से कम होना चाहिए और अधिकतम 40 साल होना चाहिए। और ये उम्र का क्राइटेरिया 1 जनवरी 2022 के हिसाब से होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। टोटल पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया 269 है। तो ये जो पोस्ट है वो ग्वालियर संभाग के लिए। ठीक है, ग्वालियर संभाग की जो पोस्ट है, जो यहाँ पर मैं आपको क्षेत्र वाइज डिटेल्स में जानकारी के लिए आपको फॉर्म जमा करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्म है, किस तरह से भरना है, सब कुछ आपको बताऊंगा लास्ट में। तो अभी फिलहाल आप संभाग वाइज पहले जानकारी ले लीजिए, फिर मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा किस तरीके से चयन होगा, क्या है पूरी प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले संभाग की। तो अगला संभाग है सागर। तो यहां पर देखिए सागर में भी सेम पद है। ठीक है, जो कि जिला आप दे सकते हैं दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये जिला रहेगा। पोस्ट सारी सेम है। अब जैसे दमोह जिला है, ठीक है, तो अब दमोह जिला का जो भी परियोजना है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए दमोह ग्रामीण है, ईटा, पटेरा, पथरिया,
बटियागढ़, जवेरा, तेंदुखेड़ा, इस तरीके से यहाँ पर पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि किस क्षेत्र में कितनी कितनी सीट्स हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल 226 सीट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 226 पोस्ट है कहां पर, सागर संभाग के लिए। इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी थी, ठीक है। तो आपको ये फॉर्म की डेट अगर चली भी गई है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म है तो वहां पर आप फॉर्म को भेज सकते हैं, तो वहां तक आपको ये है कि 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगा। तो वो सारी चीजें कंसीडर कर ली जाएगी। डायरेक्ट आप यहाँ पर कार्यालय संयुक्त संचालक महिला और बाल विकास, वहां पर भी जाकर आप उसके जो कार्यालय होता है वहां पर जाकर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी सेम है, एज क्राइटेरिया सेम है, और जो पोस्ट है वो 226 जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो है यहाँ पर रीवा संभाग से रिलेटेड, ठीक है। रीवा संभाग की ये पोस्ट है। रीवा संभाग में टोटल 145 पोस्ट है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली ये जिला रहेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रीवा में कितनी पोस्ट है, सतना, सीधी, सिंगरौली में टोटल कितनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप टोटल देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने कितने कहाँ कहाँ पर सीट है, ठीक है। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताया सेम रहने वाली है। अब आपको फिर लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आवेदन करना। तो 145 सीट्स रहेगी, बाकी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट का क्राइटेरिया सब कुछ सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं भोपाल संभाग में। तो भोपाल संभाग की भी जो आई है, और हाँ, इसके लिए जो आवेदन की लास्ट डेट थी, देखिए हर संभाग की लास्ट डेट अलग अलग है। तो रीवा संभाग की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है। 8 मार्च 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी 8 मार्च तक लास्ट डेट है। अब बात कर रहे थे हम लोग भोपाल संभाग की। तो यहां पर देखिए भोपाल संभाग के लिए 2 मार्च लास्ट डेट है। इसमें जो टोटल पद हैं वो है 237, 237। अब 237 में यहाँ पर परियोजना आप दे सकते हैं बाणगंगा, बरखेड़ी, उसमें अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से यहाँ पर टोटल बताया गया। भोपाल जिला हो गया, रायसेन हो गया, बाकी जिलों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसे कि भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। इसकी पूरी आप टोटल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब बात करते हैं 237 पोस्ट है, बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने जो पोस्ट आई है तो उसका पूरा नियम क्या है। ये जो महिला बाल विकास विभाग है उसके सारे नियम के बारे में हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, और इस नियम के आधार पर ही सारी यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है इसकी नियुक्ति होनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है आप लोगों को। सबसे पहले हम बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं। देखिए एक तो ये है कि ये केवल महिलाओं के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें महिला आवेदक ही केवल आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे बताया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि एक तो एज का क्राइटेरिया, जैसे मैं आपको बताया, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिला हो। सभी के लिए ये उम्र का क्राइटेरिया 18 से 45 के बीच में होगा। और 1 जनवरी और 2022 चल रहा है तो उसके आधार पर ये उम्र का कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताया गया है कि जो भी आवेदिका है वो संबंधित ग्राम या नगर क्षेत्र में है तो उस नगर क्षेत्र के वार्ड की स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब जहां जहां पर ये जो वैकेंसी आई है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई ग्वालियर संभाग का, ग्वालियर जिले में अगर कोई वैकेंसी है तो ग्वालियर जिले का कोई भी, मान लो एक ग्रामीण में कहीं पर वैकेंसी निकली है ग्रामीण क्षेत्र में, और एक कोई नगरीय क्षेत्र में निकली है, ठीक है। तो अब आपको ये जो जिस ग्रामीण जो भी गांव में, माने ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाला कोई गांव है, उस गांव का जो भी ग्राम पंचायत है वहां से वो वैकेंसी अगर निकली है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्थायी निवासी है किसी और गांव का लेकिन उस गांव में वैकेंसी नहीं आई है तो आपने सोचा कि बाजू वाले गांव से हम अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो व्यक्ति उसी गांव का ही होना चाहिए स्थायी निवासी, तभी वो आवेदन कर पाएगा, ठीक है। एक क्राइटेरिया यहाँ पर है। और सेम उसी तरीके से अगर कोई नगर वाले क्षेत्र में रह रहा है तो उसी नगर क्षेत्र का जो वार्ड है उस वार्ड संख्या में उतना, उस वार्ड में अगर वैकेंसी निकली है तो ही वो आवेदन कर सकता है। दूसरे वार्ड के लोग इस वार्ड से नहीं कर सकते जिससे वो स्थायी निवासी नहीं है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना होगा। देखिए ये जो सिलेक्शन होता है ना, ये आपके मेरिट के आधार पर होता है। तो ये मेरिट केवल परसेंटेज का नहीं होता है, ये मेरिट कई सारी चीजों पर निर्भर करता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस चीज के लिए कितने नंबर्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्राम नगर का जो क्षेत्र है, तो अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, कोई भी महिला अगर गरीबी रेखा के नीचे रह रही है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, ठीक है। या फिर अगर ऐसी कोई महिला है जो अविवाहित है, ठीक है, और या फिर ऐसा है कि कोई भी महिला जो विधवा होती हैं
तो उनके लिए भी यहाँ पर पॉइंट्स रखे गए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हो, जैसे कि राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड का मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये सारे किसके लिए कितना पॉइंट्स है, वो सारी चीजें भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बनी रहेगा, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ शैक्षणिक योग्यता की। तो देखिए, नगरीय और समान ग्रामीण जो क्षेत्र की महिला है उनके लिए कंपलसरी है कि आपको 10+2 मतलब 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई आदिवासी क्षेत्र की महिला है तो उसके लिए सेम योग्यता 8वीं क्लास होनी चाहिए, 8th का क्वालिफिकेशन है। तो वो आदिवासी क्षेत्र की महिला अगर है तो वो उसके लिए 8वीं पास भी अगर है तो इसके लिए आवेदन कर सकती है। ठीक है, अब ये किस पोस्ट की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखना, ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया। ठीक है, अभी ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, ये मैं आपको पोस्ट सबसे पहले मैं बताया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि इससे संबंधित किस तरीके से आपका देखिए यहाँ पर इसके बाद अगला जो पोस्ट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बाद, तो फिर उसके बारे में जानकारी दूंगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये जो नंबर दिए जाएंगे मेरिट के, वो किस आधार पर दिए जाएंगे, मेरिट लिस्ट किस तरह हिसाब से तैयार होगी। तो देखिए, मेरिट सूची के लिए मैक्सिमम जो है 100 नंबर है। ठीक है, अब वो 100 नंबर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला है तो उसको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी उनके लिए नहीं रहेगा ये 5 अंक, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए केवल। इसके अलावा अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे रह रही है परिवार की महिला है तो उसके लिए उनको 10 अंक मिलेगा। इसके अलावा कोई भी विधवा है, ठीक है, यहाँ पर परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, या और 30 साल से उम्र उसकी अधिक हो गई है, ठीक है, और 30 साल से अधिक उम्र है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, अविवाहित महिला है, तो उसके लिए 10 अंक उसको मिलेगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता, शिशु केंद्र की जो दीदियां होती हैं, शहरी विकास अभिकरण के द्वारा संचालित जो बालवाड़ियां की शिक्षिका होती हैं, इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जो संचालित पोषण आहार केंद्र होते हैं उसमें कार्यरत जो पोषण आहार की महिलाएं हैं। तो अगर इन सब क्षेत्रों में अगर कोई कार्य करने वाली महिला है जिनका 5 वर्ष से ज्यादा का अनुभव रहा है तो इनको भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा और इनको 10 अंक दिए जाएंगे ऐसी महिलाओं को। ठीक है, इसके अलावा हायर सेकेंडरी जो 12वीं क्लास है तो उसका में 40% तक 20 अंक मिलेगा। मतलब अगर आपका 40% तक उन्होंने अंक पाए हैं 12वीं क्लास में तो उनको 20 अंक उसका मिल गया। ठीक है, और अगर वो 40% से अधिक आए हैं तो 40% से अधिक अंक आने पर प्रत्येक 2% पर 1 अंक मिलेगा। मतलब अगर कोई किसी को 42 नंबर मिले, ठीक है, तो 40 से कितने प्रतिशत अधिक हुए, 2% अधिक हुए, तो इस 2% से उनका नंबर 1 जुड़ जाएगा, तो 20 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसी तरीके से हर 2% पर 1 अंक उनको मिलेगा हायर सेकेंडरी के 12वीं के हिसाब पे। तो ये आपका अंक का कैलकुलेशन हो गया। अगर देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो कितना अच्छा है कि आपको 10 अंक मिलेंगे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो ये तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, स्नातकोत्तर किया है, तो आपको 5 अंक और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी टोटल मार्किंग होनी है और इसी मार्किंग के आधार पर, इसी मेरिट के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। ठीक है, तो अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि आपकी अगर आपको अपनी प्रेजेंस अपना बढ़ानी है, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो इस आधार पर आप देख के यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन को। इसके अलावा ये तो हो गई नॉर्मल क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, लेकिन कोई आदिवासी क्षेत्र की महिला है उसके लिए यहाँ पर क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो थोड़ा सा संशोधन रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। और वो क्या है, और ये केवल आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के लिए, ठीक है, बाकी के लिए नहीं है। तो आदिवासी क्षेत्र की अगर कोई महिला है तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 5 अंक रहेगा, जो कि वो उधर भी था। गरीबी रेखा मतलब बीपीएल कार्ड के लिए 10 अंक रहेगा। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित जो महिला है उसके लिए 10 अंक रहेगा। तो ये तो चलिए यहाँ तक कॉमन हो गया। अलग क्या है वो अपन देख लेते हैं आगे। जो आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका के रूप में काम कर चुकी है, जो 5 वर्ष का कम से कम अनुभव है, तो उनके लिए 10 अंक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए चेंजेस का है। यहाँ पर ये 5वें पॉइंट में चेंजेस है कि जैसे अभी 12वीं की योग्यता मांगी गई थी नॉर्मल क्षेत्र की महिलाओं के लिए, लेकिन आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के लिए वही क्वालिफिकेशन 8वीं क्लास रहेगी। तो 8वीं में अगर वो 40% तक अंक पाए हैं तो उनको 20 अंक मिलेगा, और 40% से अधिक अंक आने पर प्रत्येक 2% पर 1 अंक बढ़ते जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन का यहाँ पर डिफरेंस है, केवल 12th की जगह में 8th क्लास यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा वहां पर ग्रेजुएशन दिया गया था यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हायर सेकेंडरी तक अगर उत्तीर्ण है वो, तो उनको 10 अंक एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा।
और जहां पर वो उसमें नॉर्मल क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएशन दिया था, परास्नातक दिया था, तो वहां पर इस प्लेस में स्नातक दिया गया है, ग्रेजुएशन दिया गया है कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो उनको 5 अंक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सारी चीज दी गई है और यहाँ पर बताया गया है कि कुल मिलाकर आपको जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएंगी। अगर कोई भी सेम अंक आ रहा है किसी दो महिलाओं का एक साथ, तो जो एज में बड़ी होंगी उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में। अब जो अगली पोस्ट है, जो दूसरी पोस्ट है, जो है आंगनबाड़ी सहायिका की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आंगनबाड़ी सहायिका के लिए भी सेम वो चीजें हैं। ठीक है, और ये आंगनबाड़ी सहायिका का काम क्या होता है, तो देखिए एक सहायिका एक हेल्पर की तरह काम करती हैं वो, जैसे कि पोषण आहार जो तैयार करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना बच्चों को में, है ना, केंद्र बच्चों की साफ सफाई करना, पानी की व्यवस्था करना, छोटे बच्चों को लाने ले जाने का काम करना, इस तरीके का काम आंगनबाड़ी सहायिका का होता है। अब इसके लिए उम्र भी वही 18 साल कम से कम और अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, सेम है। बाकी उसी क्षेत्र का ग्राम या नगरीय वार्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। बीपीएल कार्ड के लिए सारी चीजें बताई गई है कि बीपीएल कार्ड में उनका नाम है, गरीबी रेखा के नीचे अगर रह रहे हैं तो उसके आधार पर वो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन जो है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन है 5वीं क्लास। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 5वीं क्लास होनी चाहिए कम से कम, और अगर अधिक है तो फिर आपको मेरिट में और अच्छा है। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज है कि देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि मापदंड के लिए 100 अंक इनका भी रहेगा मेरिट अनुसार। ठीक है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए महिला के लिए 10 अंक, सारी चीजें कॉमन है। केवल जहां पर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंस यहाँ पर क्लास का है। 5वीं क्लास में 40% तक उनके अगर अंक है तो 30 अंक रहेंगे उसके लिए, 40% तक वालों के लिए। और अगर आपका 40% से अधिक है तो प्रत्येक 2% पर 1 अंक बढ़ता जाएगा आपका। 8वीं कक्षा या उससे अधिक की योग्यता है तो आपको 10 अंक मिलेगा। तो ये हो गया इसके लिए मापदंड। ठीक है, इस तरीके से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अब ये जो आवेदन पत्र भेजे जाएंगे ना, ये आवेदन पत्र कहाँ भेजे जाते हैं, तो देखिए ये हर जिला में, हर जो जनपद और पंचायत परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना का एक कार्यालय होता है, वहां पर आपको ये भेजना होता है। तो आप दो माध्यम से भेज सकते हैं। जब आपके पास दिन कम हो, ठीक है, तो वो आप स्पेशली क्या करें, डायरेक्ट जाकर वहां पर सबमिट करते हैं फॉर्म। और अगर आप के पास समय है तो आपको फिर वाया पोस्ट करना होगा। ठीक है, स्पीड पोस्ट करिए तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए जिससे। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आवेदन पत्र आमंत्रण की जो सूचना है 10 दिन के भीतर आपको आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 10 दिन का आपको समय दिया जाता है, तो अब दिन भी काफी कम बचे हैं तो आपको करना होगा। अब बात आती है कि इसकी जो मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल लिस्ट, मतलब वेटिंग लिस्ट जो तैयार की जाती है, तो चयन समिति कौन होती है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर अंतिम जो मतलब सूची है इस तरीके से तैयार करने के लिए कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर चयन समिति बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें जो एसडीएम होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, फिर उसके अलावा बाल विकास परियोजना अधिकारी सचिव होते हैं, ग्राम परियोजना के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी परियोजना के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सदस्य होते हैं। इस तरीके से पूरी एक टीम होती है जो सिलेक्शन करती है यही सारे मापदंडों के आधार पर। जो मापदंड मैं अभी आपको बताया हूँ, मेरिट लिस्ट, जिस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर वो मेरिट लिस्ट 10 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और फिर आपको नियुक्ति के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीजें डिटेल्स में बताई गई है तो आप इसका जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको और भी चीजें बता देता हूँ कि अगर आपको जैसे अगर आपका आ गया है लेकिन कोई भी विवाद की स्थिति है तो 10 दिन के अंदर आपको कलेक्टर के सामने जाकर आपको अपील करना होता है, जिसमें 15 दिवस के अंदर, 15 दिन के अंदर आपकी जो मतलब अपील है उस पर सुनवाई की जाती है, फैसला किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पर जो बैठक में अगर बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई की जाती है, कुछ गलत कार्य किया जाता है आपके द्वारा, काम के दौरान लापरवाही बरती जाती है, तो यहाँ पर फिर किस तरीके से हटाया भी जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप पूरा अच्छे से काम करते हैं तो 60 साल जो आपके रिटायरमेंट की एज होती है तब तक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर और डिटेल्स में बताई गई है कि किस तरीके से पूरा काम रहेगा। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 60 वर्ष तक का पूरा ये आपको काम मिलता है अगर आप अच्छे से नियम के तहत काम कर रहे हैं तो। और ये रहा वो आवेदन पत्र। ठीक है, जिस आवेदन पत्र को आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर फोटो लगाना है और यहाँ पर जो आपका परियोजना जो क्षेत्र है, जो भी जिला है, वो आपको करना है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आपका पूरा डिटेल्स,
पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की हर चीजें, जैसे कि आपको कितनी एज हो रही है, आपका पता क्या है, बीपीएल सूची में आपका नाम है तो उसका नाम क्या हो, नंबर क्या होगा, साथ ही साथ आपके पिता या पति का नाम, ये सारी चीजें आपको पूरी जानकारी देना होगा। शैक्षणिक योग्यता आपको देना होगा। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो योग्यता अभी मैं आपको बताया हूँ उसके आधार पर सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। ठीक है, ये पूरे डिटेल्स आपको ये फॉर्म भरना होता है, सिंपल। ठीक है, और आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। तो डॉक्यूमेंट क्या अटैच करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक तो जन्म तिथि के लिए आपको अंक सूची देना होगा। ये जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया तो वहां उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो आप वो अंक सूची देंगे। साथ में यहाँ पर हायर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर की अंक सूची, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, और आदिवासी क्षेत्र की महिला के लिए 8वीं कक्षा या जो भी उत्तीर्ण की अंक सूची आपको देना होगा। राशन कार्ड आपको देना है, या फिर आप राशन कार्ड के जगह में वोटर लिस्ट या गरीबी रेखा परिवार सूची का क्रमांक भी दे सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी आपको देना होगा। राशन कार्ड, वोटर लिस्ट, गरीबी रेखा, ये सब के अलावा ध्यान रखना कि ये जो होना चाहिए, एसडीएम या तहसील के द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अगर है तो उससे रिलेटेड मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप विधवा परित्यक्ता हैं तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपका भी सक्षम अधिकारी के द्वारा जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस कौन सा, जो मैंने आपको बताया था कि इसी विभाग से संबंधित जो अगर आपका अनुभव है तो आपको करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक आपको पावती मिलती है, एक आपको रिसिप्ट मिलती है इस तरीके से। इसमें आपका आपने ये जो अप्लाई किया है तो उसका आपको यहाँ से पावती दे दी जाती है। ठीक है, और इसको भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको सारे की एक अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी वहां पर जमा करना होता है, जो आपको साइन सील के साथ आपको रिटर्न कर दी जाती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने इसके लिए आवेदन किया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और फॉर्म है। इस फॉर्म में भी आपको फॉर्मेलिटीज देना पड़ता है कि आंगनबाड़ी केंद्र जहां पर खाली खाली जगह है और जहां पर विकास खंड का क्या नाम है, तो ये सारे ये विभाग का कार्यालय का काम है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। और यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार किस पॉइंट्स पे कितना कितना मेरिट नंबर मिलते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऊपर। तो ये 100 नंबर के हिसाब से ये सारी चीजों को यहाँ पर बनाया जाता है, मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। तो ये पूरी डिटेल्स में सारे फॉर्म दिए गए हैं, जो आप व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप में आपको ये सारे फॉर्म मिल जाएंगे। तो उसको आप डिटेल्स में उसको आपको प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद आपको भरना होगा, और भरने के बाद आपको वहां पर सबमिट करना होगा अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ में। ठीक है, यहाँ पर बताया भी गया है कि कब कब क्या होगा। देखिए, आवेदन करने का टोटल 10 दिन का समय रहता है, जो कि काफी दिन निकल चुके हैं इसमें से। अंतिम तिथि 10 दिन के अंदर सब कुछ काम करना होता है। अगर आपको कोई आपत्ति लगाना है तो 7 दिन के अंदर आप आपत्ति लगा सकते हैं। को जिन्होंने आपत्ति लगाई है तो उसके 7 दिन के अंदर उसको आपत्ति का निराकरण करना होता है। और नियुक्ति पत्र जो जारी होता है वो 2 दिन के अंदर, जब अंतिम जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके 2 दिन के अंदर आपको नियुक्ति पत्र जारी हो जाएगा। जिसके बाद आपको पहली अपील अगर करना है, ठीक है, तो 10 दिन के अंदर आप कर पाएंगे। उसकी अपील का निराकरण 15 दिन में हो जाएगा। दूसरी अपील करना 10 दिन के अंदर, और 15 दिन के अंदर दूसरी अपील का निराकरण हो जाएगा। तो ये हमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि कितना क्या समय लगना है। तो बहुत जल्दी इसमें नियुक्ति हो जाती है सारी चीजें। और यहाँ पर पूरे सारे कुल मिलाकर आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है। ये पूरा ऑर्डर है, जिस ऑर्डर के अनुसार, ये 2017 का ऑर्डर है, जिस इसी ऑर्डर के अनुसार पूरा ये काम चलता है। तो 2007 में ऑर्डर आया था, इसके बाद कुछ अमेंडमेंट आए समय समय पर, और उसी के आधार पर ये सारे कार्रवाई की जाती है। तो कुल मिलाकर ये पूरा सारे डिटेल्स है जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको करना क्या होगा। तो करना सिंपल है, आपको सबसे पहले फॉर्म का प्रिंट लेना है। फॉर्म कहां से मिलेगा आपको, तो फॉर्म मिलेगा आपको ये दिए गए नंबर पर, आपको व्हाट्सएप करना होगा। ध्यान रखना है, आपको कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है 8770662254 पर। ठीक है, इस पे क्या करेंगे आप, व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप आपको करना कितना है कि ये बताना है कि आपको कि क्या है आपका मतलब संभाग, और किस संभाग से आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, वहां पर अप्लाई करने के लिए एक लिंक मिलेगी, वो लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म के लिए पे करना होता है। ठीक है, बहुत नॉमिनल सा कॉस्ट होता है, जिस को आप पे करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो वो पीडीएफ का आपको प्रिंट करना होगा। ठीक है, उस प्रिंट करने के बाद वो जो फॉर्म है उसको आपको भरना होगा। सब कुछ ऑफलाइन काम होना है। उस फॉर्म को आप भरेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप डिटेल्स वहां पर भरेंगे उससे रिलेटेड आपको पूरे अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाना होगा, और सबको आप एक इन्वेलप लेंगे। ठीक है, इन्वेलप लेने के बाद जो लिफाफा होता है उसमें वहां पर आप एड्रेस देंगे, जिस एड्रेस में आपको भेजना है। जो प्रत्येक जिले में आपका एड्रेस होगा, वो क्या एड्रेस है वो भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। उस एड्रेस में आपको भेजना होगा, और आप चाहे स्पीड पोस्ट भेजिए या फिर उसी इन्वेलप को पूरा डिटेल्स के साथ फिलअप करके डायरेक्ट आप कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। और आपको रिसीविंग लेना
देना होगा। और बात की जाए जो स्पीड पोस्ट करेंगे तो उसके लिए जो स्पीड पोस्ट रहेगा वही आपके लिए रिसीविंग है। स्पीड पोस्ट आपने भेज दिया, इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रूफ है कि आपने डॉक्यूमेंट्स वहां पर भेजे हैं। अब इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगी? तो देखिए, मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास की जो वेबसाइट है वहां पर आपका अपडेट मिल जाएगा कि कब आपकी नियुक्ति है। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से भी अपडेट मिलता रहेगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नाम से साईं बाबा एजुटेक के नाम से आपको टेलीग्राम हमारा मिल जाएगा, तो वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहां पर आपको सारी डिटेल्स भी समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो जल्दी जाइए, अप्लाई करिए। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप इसके लिए हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।